23 जून 1980 को संजय गांधी जी की डेथ के बाद इंदिरा गांधी जी को लगता है कि अब मारुति प्रोजेक्ट को रिवाइव कराना चाहिए। इसलिए वह अपने सेकंड कजन श्री आनंद कुमार नेहरू जी के बेटे श्री अरुण नेहरू जी को के साथ डिस्कस करती हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद अरुण नेहरू जी कुछ सजेशंस देते हैं मारुति प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के लिए। उनका पहला सजेशन रहता है कि अगर मारुति प्रोजेक्ट को वापस रिवाइव करना है तो मारुति कार्स को एक इंटरनेशनल कार मेकर के साथ कोलैबोरेशन में बनाना पड़ेगा। दूसरा उनका सजेशन रहता है कि मारुति कार्स में फॉरेन टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। और तीसरा उनका सजेशन रहता है कि मारुति मोटर्स लिमिटेड को हर साल 1 लाख कार का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब इन 3 सजेशन को केटर करने के लिए मारुति मोटर्स लिमिटेड की छोटी सी फैक्ट्री में इम्पॉसिबल था। इसलिए मारुति मोटर्स लिमिटेड के पूरे एसेट्स को डिसॉल्व किया जाता है और एक गवर्नमेंट 100% गवर्नमेंट ओन्ड मारुति उद्योग लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया जाता है 24 फरवरी 1981 को। एक पब्लिक सेक्टर कंपनी को बनाने के भारत सरकार के 2 मेन कारण थे। पहला कि जो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको मॉडर्नाइज कर सके ताकि वो इंटरनेशनल कार मेकर के साथ compete कर सके। दूसरा था कि हायर प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स हो सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स को प्रोड्यूस किया जाए भारतवर्ष में। अब अरुण नेहरू जी का जो सजेशन था वो मारुति उद्योग लिमिटेड का एक मेन मुद्दा बन जाता है और इस मेन मुद्दे को कंप्लीट करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लगता है कि एक कोर टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी श्री वेंकट रमन कृष्णमूर्ति को बुलाती हैं जो कि फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर कहलाए जाते हैं। श्री वेंकट रमन कृष्णमूर्ति जी की जो लीडरशिप है उसकी वजह से बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ओन्ड कंपनीज को बहुत सारा प्रॉफिट होता है, जैसे भारतीय हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सक्सेस के पीछे श्री वेंकट रमन कृष्णमूर्ति का हाथ रहता है। इसीलिए श्रीमती इंदिरा गांधी उनको मारुति उद्योग लिमिटेड का वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाती हैं। चेयरमैन के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी चूज करती है श्री सुमंत मूलगांवकर को, जो कि टेल्को के एक बहुत लेजेंडरी चेयरमैन रहते हैं। इसलिए मारुति उद्योग लिमिटेड के चेयरमैन श्री सुमंत मूलगांवकर को बनाया जाता है। उसके बाद श्री कृष्णमूर्ति जी चूज करते हैं सर DS गुप्ता को जो एल्यूमिनाई रहते हैं IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के, और जो कृष्णमूर्ति जी के अंदर काम करे रहते हैं भेल में। ये दोनों चूज करते हैं श्री RC भार्गव को, जो कि एक IAS ऑफिसर रहते हैं और वो भी भेल में श्री कृष्णमूर्ति जी के अंडर काम करते हैं। तो उनकी कोर टीम अब रेडी रहती है जिसमें श्री मूलगांवकर, वेंकटरमन कृष्णमूर्ति जी, DS गुप्ता और श्री RC भार्गव जी रहते हैं। 1973 का ऑयल क्राइसिस और 1979 का ऑयल क्राइसिस, उसके बाद लिबरेशन ऑफ ईरान, वर्ल्ड की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पूरा नक्शा बदल चुका रहता है। अब यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डोमिनेट नहीं करता है। एक नई कंट्री दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डोमिनेट करती रहती है और उस कंट्री का नाम रहता है जापान, जो कि साल भर में 7 मिलियन कार्स उस समय प्रोड्यूस कर रही होती है। सेकंड नंबर पे यूरोप रहता है 3.5 मिलियन कार्स के साथ, और थर्ड में द ग्रेट ब्रिटेन रहता है वर्ल्ड की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। इसीलिए मारुति उद्योग लिमिटेड की जो कोर टीम रहती है वो सोचती है कि क्यों ना यूरोपियन और फ्रेंच या इटली कार मेकर्स के साथ कोलैबोरेशन किया जाए। नेगोशिएशन स्टार्ट्स होते हैं फ्रेंच कार मेकर्स लाइक रेनॉल्ट और सिट्रॉन। इटालियन कार मेकर्स के साथ भी बातचीत शुरू होती है जैसे फिएट और अल्फा रोमियो, और ब्रिटिश कार मेकर्स के साथ भी बातचीत मारुति उद्योग लिमिटेड की चलती है जैसे कि ब्रिटिश लेलैंड। मगर राउंड्स एंड राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन के बाद भी कोई बात नहीं बन पाती है इन कार मेकर्स के साथ, क्योंकि किसी को भी मारुति उद्योग का आइडिया पसंद नहीं आता है, कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं रहता है। जर्मन कार मेकर वॉक्सवैगन भी इस आइडिया को काफी पसंद करते हैं, उनके साथ नेगोशिएशंस भी सेट की जाती है, मगर डील साइनिंग उनके साथ नहीं हो पाती है क्योंकि वॉक्सवैगन के चेयरमैन टोनी शूमेकर को लगता है कि इंडिया में इन्वेस्ट करना एक घाटे का सौदा होगा और इसलिए वो चाइना में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। इसीलिए वॉक्सवैगन के साथ भी मारुति उद्योग लिमिटेड की बात नहीं बन पाती है। मारुति उद्योग की कोर टीम पहुंचती है टोक्यो मोटर शो में, जहां पे काय जोडिशा कार्स, बहुत ही फेमस स्मॉल जापानीज कार्स शो पे रहती है और जिन्होंने तहलका मचा के रखा हुआ रहता है जापान में।
मारुति उद्योग की कोर टीम को काइट जिडोशा कार्स बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि इंजन 550 सीसी का था, कार्स स्मॉल 3.2 मीटर्स की लेंथ पे थी और काफ़ी चीपर थी, जो कि कोर टीम को लगता है कि ये एग्जैक्टली बन सकती है इंडिया की पीपल्स कार। इसीलिए राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन शुरू होते हैं अब जापानीज कार मेकर्स के साथ, जैसे डायट्सू, मित्सुबिशी, निसान और सुबारू। मगर इनके साथ भी नेगोशिएशन अच्छे से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इन कार मेकर्स को भी लगता है कि मारुति उद्योग का आइडिया काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है और ये भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। इसीलिए टोक्यो मोटर शो के बाद और इन नेगोशिएशंस के बाद भी कोई नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और उनको बंद दरवाज़ा दिखाते हैं ये सारे कार मेकर्स। अब मारुति उद्योग लिमिटेड की जो कोर टीम रहती है डिसहार्टेंड, वो वापस इंडिया आ चुकी रहती है। मारुति उद्योग लिमिटेड के लिए सारे दरवाजे बंद समझ में आ रहे थे, तभी एक दरवाजा खुलता है और वो दरवाजे का नाम रहता है सुजुकी कॉरपोरेशन। एक सीनियर डायरेक्टर सुजुकी कॉरपोरेशन के इंडिया में रहते हैं टीवीएस के साथ अपने मोटरसाइकिल्स के लिए कोलैबोरेशन करने के लिए, और वो मारुति उद्योग के बारे में एक आर्टिकल पढ़ते हैं अपने फ्लाइट में। उनको लगता है क्यों ना मारुति उद्योग लिमिटेड के डायरेक्टर्स की कोर टीम से मिला जाए और उनका आइडिया डिस्कस किया जाए। इसीलिए वो सीनियर डायरेक्टर सुजुकी कॉरपोरेशन के पहुंचते हैं मारुति उद्योग लिमिटेड और कोर टीम से मिलते हैं। वो सीनियर डायरेक्टर को मारुति उद्योग का आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसीलिए कोर टीम और वो आइडिया पसंद होने के बाद मारुति उद्योग लिमिटेड की कोर टीम कृष्णमूर्ति जी, भार्गव जी और गुप्ता जी पहुंचते हैं जापान और 2 मार्च 1982 को एक डील साइन की जाती है मारुति उद्योग लिमिटेड और सुजुकी कॉरपोरेशन के बीच में, उनके सुजुकी SS80 कार्स के लिए, जो कि इंडिया में कहलाई जाती थी मारुति 800। मगर ये डील साइन करने का एक बहुत बड़ा केवियट सुजुकी कॉरपोरेशन मारुति उद्योग लिमिटेड के सामने रखती है कि उनकी जो पहली कार है वो रोल आउट हो जाना चाहिए 1983 में, और इम्पॉसिबल बन जाता है पॉसिबल जब 14 दिसंबर 1983 को संजय गांधी जी की 37th बर्थ एनिवर्सरी में उनकी माता श्रीमती इंदिरा गांधी जी हरपाल सिंह, जो कि दिल्ली के एक रेसिडेंट थे, उनको पहली मारुति 800 की चाबी पकड़ाती हैं। 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है, जो कि काया पलट देता है भारतीय पॉलिटिकल हिस्ट्री का। मगर मारुति सुजुकी का जो प्लान रहता है वो कंटिन्यू रहता है, जो ड्रीम रहता है वो कंटिन्यू रहता है। प्रोडक्शन से पहले मारुति उद्योग लिमिटेड रोड शो करती है देश के सारे बड़े शहरों में 3 इंपॉर्टेंट कार्स। एक तो रहती है मारुति 800, फिर सुजुकी वर्जन से एक वैन वर्जन का रोड शो वो करती है, जिसको बाद में 1984 में कहलाया जाता है ओमनी वैन, और एक पिकअप ट्रक वर्जन का भी रोड शो होता है। जैसे ही ये रोड शो होता है और रोड शो को देखने के लिए बड़ी मात्रा में भीड़ उमड़ आती है, क्योंकि सारा बड़ा अट्रैक्शन रहता है मारुति 800 और ओमनी वैन। रोड शोज के बाद इंडियंस क्रेजी हो जाते हैं मारुति 800 के लिए। सारे इंडियंस को सभी को अब मारुति 800 चाहिए रहती है, इसीलिए मारुति उद्योग लिमिटेड एक स्कीम निकालती है एडवांस बुकिंग की। जैसी वो स्कीम निकाली जाती है, कुछ 1,35,000 एडवांस बुकिंग मारुति उद्योग लिमिटेड को प्रोडक्शन से पहले ही मिल जाती है। मार्च एंड 1984 तक कुछ 852 मारुति 800 अब इंडिया में देखी जाती है, और जहां जहां मारुति 800 को देखा जा रहा था सभी को वो पसंद आ रहा था, चाहे वो बड़े पॉलिटिशियंस क्यों ना हो, एक्टर्स क्यों ना हो, या फिर एक आम आदमी क्यों ना हो, सभी को मारुति 800 एक अटेंशन ग्रैबर था और सभी को मारुति 800 चाहिए हुई रहती है। 1984 से लेकर 1985 के फाइनेंशियल ईयर तक कुछ 20,350 मारुति 800, 2016 ओमनी वैन्स और कुछ पिकअप ट्रक्स मारुति उद्योग प्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल रहता है, बेचने में सक्सेसफुल रहता है। मगर ये मारुति 800 इंडिया की ओरिजिनल पीपल कार नहीं रहती है। मैं बताता हूं क्यों। जो सुजुकी SS80 रहती है वो ऑलरेडी नेगोशिएशन से पहले, डील से पहले ही जापान में एक 4 साल पुराना मॉडल रहता है, 4 साल पुराना मॉडल रहता है, जो कि सुजुकी कॉर्पोरेशन मारुति उद्योग को नहीं बताती है। जब बाद में उनको ये बात पता चलती है, श्री कृष्णमूर्ति जी ओसामो सुजुकी से लड़ते हैं और इंडियन गवर्नमेंट से लड़ते हैं, और वो दोनों को कन्विंस कर लेते हैं कि अब जो कि एक नया मॉडल जापान में अनवेल किया गया है वो भारत में अनवेल किया जाए, और इसीलिए SS80 अब पुराना मॉडल हो जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है SB308 से, जो कि मारुति नॉमेनक्लेचर में कहलाई जाती है मारुति 800 द सेकेंड जनरेशन, जो कि अगस्त 1986 में लॉन्च की जाती है इंडिया में। 52,000 पुरानी जनरेशन की कार ऑलरेडी मारुति प्रोड्यूस कर चुका था, बेच चुका था। अब एक नेक्स्ट जनरेशन मारुति 800 को लॉन्च किया जाता है 1986
में, और कुछ 1,57,000 प्री बुकिंग्स इस सेकेंड जनरेशन मॉडल की भी मिलती है, और इसीलिए इस सेकेंड जनरेशन मॉडल को टर्म किया जाता है ओरिजिनली द इंडियाज पीपल कार। मारुति 800 भारतीय आदमी के लिए एक स्टेटस सिंबल बन चुका रहता है, एक सिंबल ऑफ ईगो बन चुका रहता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट बन चुका रहता है एक इंडियन पीपल कार्स के लिए। और सच में मारुति 800 को बोला जाता है इंडियाज पीपल्स कार। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।